नमस्कार दोस्तों, आज हम रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें करेंगे। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है दोबारा सर्जरी करना, यानी कि पेशेंट एक बार हिप रिप्लेसमेंट करा लेते हैं और किसी वजह से उसमें पेन हो जाता है या इम्प्लांट लूज हो जाता है और पेशेंट को दोबारा हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। आजकल ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ये इम्प्लांट। ये सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, आपने बहुत जगह इनकी पिक्चर्स देखी होंगी। सीमेंटेड इम्प्लांट से ऑपरेशन की कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन जो सर्जरी की लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है। तो पेशेंट को बार बार सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, उसमें पेशेंट का खर्चा भी होता है, वक्त भी बर्बाद होता है और परेशानी अलग होती है। जब रिवीजन के लिए पेशेंट आता है तो वो फाइनेंशियली और इमोशनली टूट चुका होता है, उनका डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ऐसे में एक बार फिर से सर्जरी करना, जो सर्जरी ज़्यादा कॉस्टली है, जिसमें ज़्यादा वक्त लगता है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रिकवरी भी स्लो होती है। ऐसे में पेशेंट का कॉन्फिडेंस वापस लाना और उसको रिजल्ट देना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। पेशेंट को तीसरी बार सर्जरी ना करानी पड़े, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है फीमर का, जो हमारी थाई बोन है। तो सीमेंट की वजह से जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो ख़राब हो जाता है और हमें रिवीजन में लंबा स्टेम डालना पड़ता है। ये मैंने 2 पिक्चर्स बना रखी हैं डिफरेंट स्टेम्स की। तो हमें इस इतनी बोन को भूल कर नीचे वाली बोन में फिक्सेशन लेना पड़ता है, तभी पेशेंट दोबारा चल पाता है। और एज ए रूल रिवीजन में हम हमेशा नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हैं, बिकॉज सीमेंट की वजह से इतनी बोन पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अगर हम नीचे भी सीमेंट डाल देंगे तो अगली बार के लिए कोई बोन नहीं बचेगी, तो पेशेंट तीसरी बार सर्जरी करा ही नहीं पाएगा और हमेशा के लिए बेड रिटर्न हो जाएगा। तो जब हम रिवीजन करते हैं, और आपको पता है ये फीमर का इम्प्लांट है और ये फीमर के अंदर ऐसे डलता है, ये सिर्फ एक मॉडल है, हम वैसे लॉन्ग स्टेम डालते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार स्पेस या जो होल्ड है बोन का जो इम्प्लांट के ऊपर, वो अच्छा नहीं होता है और इम्प्लांट लूज हो जाता है, यानी कि इस तरह से रोटेट करने लग जाता है। इसको कहते हैं रोटेटरी इंस्टेबिलिटी। इम्प्लांट रुकता नहीं है, लूज़ हो जाता है और पेशेंट को पेन होता है और पेशेंट को एक बार फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो हमारा पर्पज़ है कि जब भी हम रिवीजन में इम्प्लांट डालें तो बोन क्वालिटी अच्छी ना होते हुए भी हमें इस तरह से काम करना है कि रोटेटरी इंस्टेबिलिटी ना हो, यानी कि इम्प्लांट बोन के अंदर लूज़ ना हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि कई बार जब हम इम्प्लांट डालते हैं, बोन ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो ये इम्प्लांट बोन के अंदर सिंक कर जाता है, यानी इम्प्लांट जो यहाँ होना चाहिए, ये इम्प्लांट अंदर सिंक कर जाता है, पेशेंट की टांग छोटी हो जाती है और पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि सर्जरी के टाइम हमारी टांग की लंबाई ठीक थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद टांग की लंबाई कम हो गई है। वो क्यों होता है? क्योंकि इम्प्लांट अंदर सिंक कर जाता है। इसको कहते हैं एक्सियल इंस्टेबिलिटी। तो यानी कि हमें इम्प्लांट की रोटेटरी स्टेबिलिटी भी इंश्योर करनी है और इम्प्लांट अंदर सिंक भी ना करे, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 तरह के लॉन्ग स्टेम यूज होते हैं, ये है सिलेंड्रिकल स्टेम और ये है कॉनिकल स्टेम। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा। सिलेंड्रिकल स्टेम में क्या होता है कि जो जितना मोटाई स्टेम की यहाँ होती है, उतनी ही मोटाई यहाँ होती है, यानी कि ये एक बिल्कुल पैरेलल स्टेम है। ये बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं दोनों लाइनें। आप देखेंगे जो मोटाई है स्टेम की वो बिल्कुल बराबर है। और ये नॉन सीमेंटेड स्टेम है, तो इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है और हमें बड़ी अच्छी रोटेटरी इंस्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि स्टेम घूमता नहीं है। लेकिन जब हमारे पास थोड़ी सी बोन बची होती है तो कई बार ये स्टेम अंदर की तरफ सिंक कर जाता है, क्योंकि इसमें एक्सियल स्टेबिलिटी नहीं है, एक्सियल स्टेबिलिटी कम होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आजकल हम कॉनिकल स्टेम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इसका डायमीटर जो इसकी मोटाई है ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही बॉडी का वेट पड़ता है स्टेम के ऊपर, नीचे क्योंकि डायमीटर कम है, वो नीचे हमने कैनाल छोटी बना रखी है,
ऊपर का कैनाल हमने चौड़ी बना रखी है, तो ये इम्प्लांट अंदर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर स्टेम मोटा है और इधर पतला है, इधर रास्ता भी कम है, तो ये कभी भी अंदर सिंक नहीं करेगा, पेशेंट की टांग छोटी नहीं होगी। तो इसमें हमें एक्सियल स्टेबिलिटी मिल रही है। इसमें दूसरी चीज़ ये है, ये हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया आपको फीमर का, तो इसमें ऐसे साइड में ऐसे ग्रूव्स बनी होती हैं जो बोन के अंदर अपनी पकड़ बनाती हैं, तो इससे हमें रोटेटरी स्टेबिलिटी भी मिल रही है। यानी कि कॉनिकल स्टेम में हमें एक्सियल स्टेबिलिटी, यानी कि टांग छोटी भी नहीं होगी, स्टेम अंदर भी नहीं जाएगा, और रोटेटरी स्टेबिलिटी भी मिल रही है, यानी कि इम्प्लांट लूज भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, रोटेशनल स्टेबिलिटी एंड एक्सियल स्टेबिलिटी। तो ये हमारे दोनों स्टेम हैं। ये है सिलेंड्रिकल स्टेम जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें आप देखेंगे कि जो मोटाई है स्टेम की ऊपर से नीचे तक सेम है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेम है, ये काफ़ी कन्वेंशनली यूज़ होता रहा है इसमें। लेकिन एक्सियल स्टेबिलिटी नहीं है, रोटेटरी स्टेबिलिटी इसमें फिर भी मिल जाती है, लेकिन कई बार ये स्टेम नीचे चला जाता है, कई बार स्टेम ये अंदर चला जाता है, पेशेंट की लंबाई जो पैर की है वो कम हो जाती है। तो इसको काउंटर करने के लिए कॉनिकल स्टेम आया है। इसमें आप देखेंगे ऊपर डायमीटर ज़्यादा है, नीचे डायमीटर कम है, तो इससे कभी भी ये स्टेम अंदर सिंक नहीं करता है, नंबर 1। दूसरा, आप ये देखेंगे इसमें ग्रूव्स बनी हुई है साइड में, ये ऐसे ग्रूव्स बनी हुई है, तो इसमें हमें रोटेटरी स्टेबिलिटी भी मिल रही है। तो ये इम्प्लांट कभी भी फीमर के अंदर रोटेट नहीं करेगा, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। कॉनिकल स्टेम को डालने के लिए हम इस तरह के रीमर यूज़ करते हैं, इससे हम फीमर के कैनाल को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे नीचे डायमीटर कम है, ऊपर डायमीटर ज़्यादा है, तो जो हम कैनाल बनाते हैं इस स्टेम को डालने के लिए, उसमें हमेशा हम नीचे डायमीटर कम रखते हैं। तो जब भी बॉडी का वेट इधर से पड़ता है तो ये अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे कैनाल टाइट है। तो इस तरह से हमें एक्सियल स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सीमेंटेड स्टेम को जब निकाल कर रिवीजन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम किस तरह का स्टेम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये एक सीमेंटेड स्टेम डला हुआ है। हम एस्टेबलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टेम की बात करेंगे। ये आप देखेंगे बहुत सारा सीमेंट यहाँ पड़ा है। जब इस सीमेंट को निकाला जाएगा तो ये साथ में बहुत सारी बोन भी साथ में लेके आता है, और ये हड्डी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, कई बार इसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि सीमेंट पूरा इम्प्लांट के साथ साथ है, और यहाँ तक सीमेंट है, ये देखिए पूरा सीमेंट है यहाँ तक। जब ये सारा सीमेंट निकलेगा तो काफ़ी बार हम देखेंगे कि ये हड्डी डैमेज हो जाती है, और एक तरह से इतनी जो बोन है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बचता है जिसमें हमें फिक्सेशन चाहिए। तो उसमें अगर हम अच्छा स्टेम नहीं डालेंगे तो पेशेंट का रिवीजन सर्जरी भी फेल हो सकती है। तो ये देखिए रिवीजन सर्जरी के बाद का एक्सरे, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इतनी बोन ऊपर बिल्कुल शटर हो गई है, बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हमने वायर से उसको बांधने की कोशिश की है, लेकिन एटलीस्ट अभी एट प्रेजेंट इसमें कोई जान नहीं है, ये इम्प्लांट को होल्ड नहीं कर सकती। तो हमारे इम्प्लांट का होल्ड सिर्फ नीचे है। ये आप देख सकते हैं कॉनिकल स्टेम है, इसका डायमीटर ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। इसमें ग्रूव्स भी हैं जैसे हमने आपको दिखाई थी। तो एक्सियल हमें स्टेबिलिटी भी मिल रही है और रोटेशनल स्टेबिलिटी भी मिल रही है। तो रिवीजन सर्जरी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इसमें टेक्निकल चैलेंज भी है, पेशेंट और उसकी फैमिली को समझना भी है, उनकी इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशन को भी हमें अंडरस्टैंड करना है, और ये भी देखना है कि पेशेंट को तीसरी सर्जरी ना करानी पड़े। तो हमें इम्प्लांट की चॉइस, अपनी जो प्रिपरेशन है, प्री ऑपरेटिव तैयारी जो करते हैं हम, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस एक्सरेज कराते हैं, जो इम्प्लांट्स की अवेलेबिलिटी है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट की अगर ये सर्जरी भी ख़राब हो गई तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो तीसरी सर्जरी करा ही नहीं पाएंगे। और जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट यंग होते हैं, तो ये हम कभी भी नहीं चाहते कि एक यंग आदमी बिल्कुल बिस्तर पर बैठ जाए, बेडरिडन हो जाए, क्योंकि वो फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। तो अगर आपकी रिवीजन सर्जरी के बारे में, रिवीजन हिप सर्जरी के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स, अपने एक्सरेज। हम आपको उसके बारे में सलाह देंगे ताकि आप एक अच्छा फैसला ले सकें और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना। थैंक यू।